Hello dear viewers, this is Navneet Saxena in One Man Academy and this video is the quiz number 4 of class 12th physics in which we will discuss 20 important questions from the unit electrostatics and current electricity। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ऑप्शंस आर न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलाम एंड ऑप्शन डी इज कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं सबसे पहले कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहां से dV इज इक्वल्स टू माइनस E dr और V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E dr। तो जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे कौन सी क्वांटिटी डिफाइन की जा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q नॉट, यानी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। तो वो क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट की जा रही है उसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। तो ऑप्शन यहां पर सही है सी, जूल पर कूलाम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सरफेस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू tan j कैप, सरफेस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू tan j कैप is kept in the electric field E is equals to 2I cap plus 4j cap plus 7k cap, 4j cap plus 7k cap। How much electric flux come out through this surface? Options are 40 unit, 50 unit, 30 unit and 20 units। देखिए एक सरफेस जिसकी वैल्यू है tan j cap, उसको रखा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको बताना है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास था फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फाई इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 2I कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप और डॉट s की वैल्यू है हमारे पास tan j कैप। देखिए इन सब का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो tan 2 जा 20I डॉट j और I डॉट j, I और j दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। I डॉट j, j डॉट k, k डॉट I ये सब क्या होते हैं? 0। लेकिन I डॉट I, j डॉट j और k डॉट k ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। तो यहां पर देखिए 2I डॉट tan j 0, 4j डॉट tan j, 4 tan j 40, j डॉट j मीन्स 1 प्लस 7k डॉट tan j, तो 70k डॉट j अगेन 0। तो आंसर हमारा क्या आया? फाई इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 40 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर, 40 यूनिट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल at a point on its axial line to that on the equatorial line at same distance। axial line और equatorial line पर दो पॉइंट है which are at the same distance from the dipole। आपसे पूछा है कि इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। देखिए एक्सियल लाइन पर जो डाइपोल फील्ड का फॉर्मूला था 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब और इक्वेटोरियल लाइन पर था ये 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। तो जब हम रेशियो निकालेंगे E एक्सियल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? E इक्वेटोरियल। तो ये देखिए सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 2:1। तो ये जो रेशियो आएगा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर ये कितना आएगा? 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर राइट, 2:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज E। एक डाइपोल है ये -q + q और ये इसकी क्या हो गई?
एक्सियल लाइन, ये इसकी क्या हो गई एक्सियल लाइन। इस लाइन पर किसी पॉइंट पर जो डाइपोल फील्ड है वो कितनी है E। आपसे कहा है कि इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस then electric field at the same point is, options are EY2, EY4, E and 2E। देखिए डाइपोल इस समय ऐसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर एक्सिस इसकी ये हो गई, इसके अबाउट डाइपोल को रोटेट कर दिया। जब डाइपोल को रोटेट कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। पॉइंट हमारा ये है, यहां पर रखा हुआ था, तो अब जो पॉइंट आएगा वो कौन से लाइन पर आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर। पहले डाइपोल ये था, एक्सियल लाइन पर पॉइंट था ये। अब हमने डाइपोल को रोटेट कर दिया, जब डाइपोल को रोटेट कर दिया तो डाइपोल कुछ इस तरीके इसका हो गया, और ये पॉइंट अब कौन सी लाइन पर आ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है। और अभी हमने देखा कि ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2/1, यानी कि ई इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है 1/2। तो अगर एक्सियल लाइन पर 2 है तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा E/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है वो कौन सा है, ए, इट इज E/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज, दो पार्टिकल इक्वल मास m है उनके और उनके चार्ज भी इक्वल हैं, और वो कितने कितने हैं q, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। इफ दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन q/m इज 1√πε0 डिवाइडेड बाई g, √g/4πε0, d √4πε0 जी। यहां पे जो सिंबल बना हुआ है उसको आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ें। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि ये जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच में कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। अब देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्सर्ट करेगा, ठीक है, और पार्टिकल्स चूंकि इनमें मास है तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्शन का हो, यानी कि एक दूसरे को वो क्या करें, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो, रिपल्शन हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव ही होगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स विल बी 0। कौन कौन से फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कौन सा हो जाए, रिपल्शन, और चूंकि पार्टिकल्स पे चार्ज सेम है तो ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर, और ग्रेविटेशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इट मींस जो ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट F इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी इक्वल्स टू Fg। F इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दोनों चार्जेस q हैं तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के मास भी सेम है तो m1 m2 m इंटू m यानी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमसे पूछा है कि आपको बताना है q/m, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, यहां से q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टू g और 4πε0। तो q/m स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कितना आएगा, g इंटू 4πε0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4πε0 g। यहां पर जो q/m है इट इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इज हियर राइट। क्वेश्चन नंबर 6, quantization of charge was experimentally demonstrated by Einstein Frank-Hertz experiment, Davison-Germer experiment and Millikan's oil drop experiment. Quantization of charge which is
Q is equals to NE. Charge is always the integral multiple of a basic quantum of charge. Q is equals to NE. इसको सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था मिलिकन ने, उनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और साथ ही साथ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस के जो एक्सपेरिमेंट थे फैराडे के, उन्होंने भी इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो क्या दिया हुआ है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इज for constant potential on the surface the value of electric field is, options are negative, positive, 0 and infinity। for constant potential अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था E is equals to minus dV divided by dr। अब पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा 0, और जब dV 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। तो फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल on the surface the value of electric field will be 0. So option number C is here correct. Next question is the dielectric strength for air is, dielectric strength for air, air is a dielectric, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बनी रहें। अगर उस मैक्सिमम वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाती है तो डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और वो कैसा मीडियम बन जाता है, कंडक्टिंग। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की वो होती है लगभग 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यानी कि इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर जो है वो बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड इट बिकम्स कंडक्टिंग। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज the capacitance of an isolated spherical conductor is proportional to, capacitance of isolated spherical conductor is proportional to, options are r square, 1/r square, 1/r and r। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इट इज 4πε0 r, 4πε0 r। तो 4πε0 is here constant, तो c is proportional to r। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के केस में जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कंडक्टर जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ½ ε0 e square, ½ ε0 e square। Identify the quantity ½ ε0 e square। Options are energy, energy per unit area, energy per unit volume and force per unit area। देखिए ये जो फॉर्मूला है it is for the energy density of an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। इट इज आल्सो द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का सेंस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी इज हियर राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन एज, एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, Q is equals to 4t square plus 4t plus 4, Q is equals to 4t square plus 4t plus 4 coulomb। The current at t is equals to 2 second is, options are 12 ampere, 20 ampere, 8 ampere and 28 ampere। करंट आपसे पूछा है at t is equals to 2 सेकेंड। तो देखिए करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि dq डिवाइडेड बाई dt। तो d/dt, q की वैल्यू हम पुट कर दें 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, t स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2t, 4 ऑलरेडी मौजूद है, कितना हो गया 8t, प्लस t का डिफरेंशियल करेंगे
तो ये कितना आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। तो i का एक्सप्रेशन हो गया 80 प्लस 4 प्लस 0, 0 हटा देते हैं। अब i आपसे पूछा है कब, when t इजिकल्स टू 2 सेकेंड, तो इसमें t इजिकल्स टू 2 पुट कर दें तो 8 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 मीन्स 20 एम्पियर। तो जो करंट होगा वो एट t इजिकल्स टू 2 सेकेंड वो कितना होगा 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हेयर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है आपसे अगले क्वेश्चन में, द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ, आई और ये क्या है v। मान लीजिए ये इस तरीके का ग्राफ है, जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा स्लोप इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी, और आई अपॉन वी इज 1 अपॉन आर। रेजिस्टेंस क्या होता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो आई जो स्लोप है आई वी ग्राफ का वो हमें क्या बता रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द गिवन वी आई ग्राफ, आपको एक ग्राफ यहां पर गिवन है जिसमें इस एक्सिस पर आई है और इस एक्सिस पे क्या है v, एक ये है और एक ये है, ये T1 टेम्परेचर पर है और ये कितने टेम्परेचर पर है T2 टेम्परेचर पर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, स्टेटमेंट्स आर T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1, T1 इज इक्वल्स टू T2 और T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1। यहां पर ये पूछा है। देखिए स्लोप जो इस ग्राफ का है, स्लोप वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि v अपॉन आई, और v अपॉन आई जो होता है वो क्या होता है रेजिस्टेंस। पहली बात ये ग्राफ स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इट मींस कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है कंडक्टर्स के लिए, ओहमिक कंडक्टर्स के लिए, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लोप डायरेक्टली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लोप किसका ज्यादा है T2 टेम्परेचर पे ज्यादा है। इट मींस रेजिस्टेंस भी इस टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस, इट मींस जो T2 है वो किससे ज्यादा होना चाहिए T1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हेयर बी इज करेक्ट, T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द लेफ्ट गैप resistance to the right gap resistance is 2:3. The balance point from the left is 60, 50, 40 और 20। देखिए मीटर ब्रिज में क्या होता है, केवल एक वायर होता है 1 मीटर लंबा, इसको यहां से ये जो 2 स्ट्रिप्स होती हैं ये वाला गैप कहलाता है लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप में हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं R से, यहां पर लगा देते हैं अननोन रेजिस्टेंस जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं R से। ये बीच वाले पॉइंट को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके जॉकी से कनेक्ट किया जाता है। अगर ये पॉइंट C, अगर जॉकी यहां पर रखने से बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है B, तब ये रेजिस्टेंस हो जाता है P और ये क्या हो जाता है Q। मान लीजिए ये लेंथ जो है वो L है, तो ऑब्वियसली 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है 100 - L सेंटीमीटर। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि P बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। देखिए P
जिसकी लेंथ कितनी है L, मान लीजिए पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो P कितना हो जाएगा स्मॉल l इंटू r, Q कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू r। लेफ्ट गैप और राइट गैप का जो रेजिस्टेंस का रेशियो आपको गिवन है वो क्या है 2:3, 2:3। अब देखिए r इज कैंसिल्ड बाई r, तो 3L इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2L, ये इधर आ गया कितना हो गया 5L, 5L इक्वल्स टू 200, तो L इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट से कितने सेंटीमीटर पर हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा 40 सेंटीमीटर पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज हेयर राइट 40 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय इज स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड नेगेटिव। एलॉयज की खास बात क्या होती है कि जब हम इनके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो इनके रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है दैट इज निग्लिजिबल। इसीलिए एलॉयज को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसका कारण यह होता है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है इट इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कम नहीं होता, थोड़ा सा बढ़ता ही है, लेकिन वो जो इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस में दैट इज निग्लिजिबल। तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो ऑप्शन यहां पर बी इज राइट, स्मॉल एंड पॉजिटिव। नेगेटिव किसका होता है सेमीकंडक्टर का, और लार्ज एंड पॉजिटिव किसका हो जाएगा कंडक्टर्स का। तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एंड पॉजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 16, ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, आई कितना गिवन है आपको 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आपको गिवन है कितनी 4 मीटर, एंड ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम, रेजिस्टेंस इज 4 ओम। The potential gradient is 10 raised to power minus 3, 2 into 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 5, and 4 into 10 raised to power minus 3. Potential gradient is, the potential gradient means the potential difference per unit length, change in potential per unit length. तो K से अगर हम इसको डिनोट कर दें तो K इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब V कहां से आएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R डिवाइडेड बाई L। I हमें दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एम्पियर में, तो 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का दिया हुआ है 4, और लेंथ भी कितनी दी हुई है 4, तो 4 इज कैंसल्ड बाई 4, तो 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, और यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 10 रेज़्ड टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है आर, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। इसकी स्पीड कितनी गिवन है आपको v, देन इक्विवेलेंट करंट इज। देखिए इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का मतलब है चार्ज मोशन कर रहा है, ठीक है, और जब चार्ज मोशन कर रहा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू करंट। आपसे यही पूछा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से तो इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी। करंट I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है Ni, तो ये क्या हो जाएगा Ni अपॉन टी। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया A, और 1 सेकंड में यहां से इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में यहां से यही इलेक्ट्रॉन 10 बार गुजर गया, तो हम ये मान सकते हैं कि A से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे
10 इलेक्ट्रॉन गुजरे। ठीक है, तो हम यहां पर n को एज यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की तरह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरह यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरह। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 टाइम पीरियड, ठीक, और टाइम पीरियड कितना होगा भाई, देखिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, 2 पाई r, और स्पीड क्या है इसकी v, तो 2 पाई r डिवाइडेड b, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई v अपॉन 2 पाई r। तो n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v अपॉन 2 पाई r इंटू ई, और ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो जो टाइम हमारा होगा वो कितना होगा 1, तो I इज इक्वल्स टू हो गया ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट करंट इफ एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, EV डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। 1 बायोट और एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर, 1/100 एम्पियर और 100 एम्पियर। देखिए 1 बायोट, एम्पियर जो यूनिट है करंट की, इट इज इन एसआई सिस्टम, और बायोट जो है वो किसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU CGS सिस्टम में जो यूनिट है करंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बायोट और एब एम्पियर। और 1 बायोट जो है इट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। 1 बायोट किसके इक्वल होता है, 10 एम्पियर के इक्वल होता है। कौन सी यूनिट है ये, EMU CGS सिस्टम में करंट की यूनिट है, और 1 बायोट इज इक्वल्स टू कितने एम्पियर, 10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज हियर राइट, 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि 2 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ब्राइटनेस ऑफ विच बल्ब इज मोर, 40 वाट 100 वाट सेम फॉर बोथ और नन ऑफ दीज। 40 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं, तो पहले देखें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। अगर सेम वोल्टेज पर वर्क करने के लिए ये बनाए गए हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, V² डिवाइडेड बाई P। P कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, P ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। यहां पर वोल्टेज कितनी है, 40 वॉट एंड 100 वॉट, तो 40 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस पावर कम है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा है। 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो 100 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है कि करंट सेम फ्लो होता है। सीरीज में कितनी भी चीजें हम लगा दें, करंट क्या फ्लो होता है, सेम। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो दी जाएगी I² RT। हीट प्रोड्यूस किससे दी जाएगी, I² RT। अब देखिए I सेम है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, 40 वॉट वाले का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, 40 वॉट वाले बल्ब में ज्यादा प्रोड्यूस होगी हीट, तो ऑब्वियसली यही बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, ज्यादा चमकेगा। 100 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट किया जाएगा तो फिर जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट, 40 वॉट। लास्ट एंड 20th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0। एक सर्किट आपको गिवन है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 3 सेल से, और ये जो 3 सेल हैं इनका सबका EMF 2 वोल्ट है। आपसे पूछा है कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। देखिए ये जो 3 सेल हैं इनमें इस सेल और इस सेल
कि पोलैरिटी सेम है, लेकिन ये वाला जो सेल है वो कैसी पोलैरिटी में कनेक्ट है, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट है। ठीक है, तो जो टोटल ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 + 2 इनके ईएमएफ ऐड हो जाएंगे और इसका ईएमएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये V कितना हो गया 2, R भी हमारा कितना है 2, तो I = V/R, V कितना 2 / 2 = 1 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में वो कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो ये थे हमारे सेट नंबर 4 के 20 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।